नमस्कार बच्चों, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम लोग कक्षा 10वीं के विज्ञान के अंतर्गत हमारा पर्यावरण पढ़ रहे थे। हमारा पर्यावरण में हम लोगों ने कई बातों को जाना, पारितंत्र को जाना, पारितंत्र में मौजूद जैविक अजैविक घटक को जाना, पोषी स्तर क्या होते हैं, पोषी स्तर में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, इन सारी बातों को जाना। जैव आवर्धन को भी समझा। जैव आवर्धन में जैसे हम लोग केमिकल कोई भी रासायनिक पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं तो पोषी स्तर में सबसे जो ऊपर का उच्च स्तरीय जो पोषी स्तर होता है उसमें ज़्यादा वो रसायन पाए जाते हैं। मनुष्य की विभिन्न गतिविधियों के करने से वातावरण में, पर्यावरण में बहुत सारे कचरे इकट्ठा होते हैं। हम जब जैविक क्रिया करते हैं तब भी कचरे कुछ इकट्ठा होते हैं। हमारे कई तरह के उद्योग धंधे हैं, उनसे भी कचरे इकट्ठा होते हैं। अगर ये कचरे निष्पादित नहीं किए गए तो पूरे पर्यावरण के लिए ये समस्या का कारण हो सकता है। तो बच्चों, इस कचरे का निपटान करने के लिए क्या करना होगा? हमें इस कचरे का प्रबंधन करना होगा, यानी किस कचरे को कैसे निपटाएं ये हमें ये करना पड़ेगा। जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय में के बताने के दरमियान इसकी हम लोगों ने चर्चा भी की थी कि सूक्ष्म जीवियों के द्वारा जैव निम्नीकरणीय पदार्थ ही अपघटित होते हैं। कारण है कि सूक्ष्म जीवियों के द्वारा कुछ खास तरह के एंजाइम निकलते हैं, वो जैविक पदार्थों को ही तोड़ पाने में सक्षम है, पर जो प्लास्टिक हैं और ऐसे कई पदार्थ हैं उसको तोड़ने में वो सक्षम नहीं है। तो चाहे जैव निम्नीकरणीय हो या अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ हो, दोनों का सही तरीके से निपटारा होना बहुत ही आवश्यक है। और इसी को हम लोग पढ़ेंगे कचरा प्रबंधन के अंतर्गत। कचरा प्रबंधन करने के लिए सबसे पहले हम लोग आजकल देखते भी हैं कि हमारे घरों में कचरे के उठाव के लिए 2 तरह के हम लोगों को डस्टबिन दिए गए हैं, एक हरे कलर का और एक ब्लू कलर का। क्यों दोनों डस्टबिन अलग दिए गए हैं? तो हरा है जैव निम्नीकरणीय के लिए और ब्लू जो है वो अजैव निम्नीकरणीय के लिए। साधारण भाषा में हम लोग कहते हैं कि गीला कचरा हरे में और सूखा कचरा ब्लू में। तो बच्चों, चलते हैं इसी कचरे प्रबंधन को हम लोग कुछ बिंदुओं से और समझते हैं। सबसे पहले तो कचरा प्रबंधन कहते किसे हैं, इसे परिभाषित करना भी आता है तो जानते हैं। कचरे को एक जगह एकत्र कर उसका वैज्ञानिक तरीके से समुचित निपटारा करने को कचरा प्रबंधन कहते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? कचरे में जैव निम्नीकरणीय जैसे फल, सब्जियों के छिलके, जूट, कागज इत्यादि एवं अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों में प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक सामान, धातु इत्यादि होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सूक्ष्मजीवियों के द्वारा जैव निम्नीकरणीय पदार्थों को अपघटित कर छोटे छोटे घटकों में बदल दिया जाता है, पर अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों को ये अपघटित नहीं कर सकते हैं। बच्चों, मैंने ये चर्चा भी किया था कि सूक्ष्मजीवी जो है जैव निम्नीकरणीय पदार्थों पे तो कार्य करते हैं, पर अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों पर सूक्ष्मजीवियों का कोई भी बस नहीं चलता है। यानी ऐसा कोई एंजाइम है ही नहीं सूक्ष्मजीवियों के द्वारा कि जो प्लास्टिक को तोड़ सके, शीशे को तोड़ सके, धातु को छोटे पार्ट में परिवर्तित कर सके। तो इनके प्रबंधन के लिए अलग उपाय करना होगा, और इसके लिए और क्या करना होगा आगे देखते हैं। अब कचरा प्रबंधन करने में कई विधियों को, छोटी छोटी विधियों को हम लोगों को अपनाना पड़ेगा ताकि सही तरीके से इनका निपटारा किया जा सके। पहला है जैव मात्रा संयंत्र। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कचरा जो हमारे घरों से भी निकलते हैं, इस संयंत्र द्वारा जैव मात्रा एवं
जैव मात्रा को खाद में परिवर्तित किया जा सकता है। तो जो भी जैविक कचरे जो हैं, हमारे घर के फल सब्जी के छिलके जो निकलते हैं, उससे खाद और उससे अगर जो गैस बनते हैं उस गैस को भी बायोगैस के रूप में इकट्ठा करके उपयोग किया जा सकता है। अब देखें दूसरा और क्या कर सकते हैं। सीवेज उपचार यंत्र, नाली के पानी को नदी में जाने से पहले इस तंत्र द्वारा संशोधित किया जाता है, यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। हम लोग शहरों में, बड़े बड़े शहरों में आप हर जगह देखते हैं कि आजकल जगह जगह सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगे होते हैं। हमारे घरों से जो मल मूत्र और घरों के पानी जो निकलते हैं, जिसे कि ग्रे वाटर कहते हैं, तो इस ग्रे वाटर को नदियों में डिस्पोज करने के पहले, नदियों हो या झीलों हो, उसमें डिस्पोज करने के पहले इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, ताकि उसमें जो मिली हुई गंदगी है उसे वहीं एकत्रित करके रखा जाए और तब नलियों में इस पानी को, नाली के पानी को छोड़ा जाए, तो नदियों के पानी सही रहेंगे। तीसरा है कंपोस्टिंग। जैविक कचरे से जैविक खाद तैयार किया जाता है। आजकल केमिकल फर्टिलाइज़र ना यूज करें, जैविक खाद का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो शहर में इवन जो बड़े बड़े पार्क हैं, पार्कों में उनके कचरे को, डेली पत्तियाँ इकट्ठी होती हैं, तो उनके कचरे को वहीं इस्तेमाल किया जा सके, ऐसी विधियां अपनाई जा रही हैं। अब तो शहरों में बड़े बड़े सोसाइटी भी जो बन रहे हैं, उस सोसाइटी को सोसाइटी बनाने का और भवन निर्माण करने का परमिशन ही नगर निगम से तब मिलता है जब वो अपने सोसाइटी के कचरे का सॉल्यूशन अपने सोसाइटी में ही ढूंढेंगे। तो जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं, बड़े सिटी हैं, आप अगर कभी घूमने का मौका मिले तो वैसे सोसाइटी में जाइए और देखिए, तो वहाँ कचरे का निपटार वहीं होता है। वहाँ इवन उनके सीवेज का ट्रीटमेंट प्लांट भी उनके लगे होते हैं, उनके ग्रे वाटर वहीं प्यूरिफाई किए जाते हैं और वहाँ जो गार्डन में जो वाटरिंग होती है, वाटरिंग सिस्टम है, उसी से पानी पटाए जाते हैं उनके पेड़ पौधों में। अब नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, पुनः चक्रण। अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ पुनः इस्तेमाल के लिए नए पदार्थों में बदल दिया जाता है। पुनः चक्रण में है कि जो भी अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, अगर वो पुनः इस्तेमाल करने के लायक है तो कैसे उसका पुनः इस्तेमाल किया जाए, उसे नए पदार्थों में भी बदला जा रहा है। और ऐसे कई प्रोडक्ट आ रहे हैं जो नए रूप में आ रहे हैं और उनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे बहुत छोटे बड़े टूटे प्लास्टिक हैं, उसको पिघला करके फिर नए रूप में बदल करके और लाया जा रहा है। दूसरा पॉइंट है पुनः उपयोग। किसी भी वस्तु का पुनः इस्तेमाल कर सकते हैं। पुनः उपयोग एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन, और इसके लिए तो ज़रूरी नहीं है कि उसे पिघलाने की भी ज़रूरत है। हम पुनः उपयोग किस किस पदार्थों का फिर से कर सकते हैं फेंकने के पहले। तो जैसे अब सिंपल सा, जैसे मैं एक उदाहरण देती हूँ, कागज़ के लिफाफे। तो कागज़ को रैप करके और क्या है, गोंद लगा करके, उसमें गोंद भी किसका ज़्यादातर तैयार किया जाता है, आटे से या मैदे से उसका गोंद तैयार किया जाता है, जो कि बायोडिग्रेडेबल है, और आसानी से उस गोंद को लगा करके विभिन्न साइज़ के लिफाफे बनाए जाते हैं और ये पैकिंग के लिए काम आते हैं। तो ऐसे भी पुनः उपयोग किया जा सकता है। पुराने कपड़ों से थैले बना करके इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे कुछ और पुनः उपयोग करने वाले चीज़ों के बारे में आप स्वयं भी सोच सकते हैं। भस्मीकरण। भस्मीकरण में क्या होता है कि यह एक अपशिष्ट उपचार प्रक्रिया है जिसे थर्मल उपचार के रूप में वर्णित किया जाता है, जो कचरे को राख में बदल देता है। और जैसे सैनिटरी पैड डिस्पोजल मशीन, आजकल स्कूल, मैंने इस एग्ज़ाम्पल को इसीलिए लिया कि ज़्यादातर अब विद्यालयों में खास करके जो जहाँ छात्र एवं छात्राएँ दोनों पढ़ते हैं, वहाँ छात्राओं के लिए पैड डिस्पोजल मशीन लगा हुआ है। आपको ये पैड डिस्पोजल मशीन रेलवे प्लेटफॉर्म पे, एयरपोर्ट पे, डिफरेंट ऑफिसेज में पैड वेंडिंग मशीन और पैड डिस्पोजल मशीन भी टॉयलेट में लगे होते हैं।
तो पैड को अगर ऐसे सैनिटरी पैड को अगर बाहर में फेंका जाए तो इससे बहुत तरह की बीमारियां फैल सकती हैं अगर इसका सही डिस्पोजल ना हो तो इसको सीधे पैड डिस्पोजल मशीन लगा करके और उसमें डाल करके इसे जलाया जाता है और इससे राख जो निकलता है, कहने का अभिप्राय है कि 10-20 पैड जलने के बाद 1 या 2 चम्मच के बराबर ही राख निकलता है। तो ऐसे 20 पैड को, सैनिटरी पैड को कहीं फेंका जाता तो ये ज़्यादा कचरा और पर्यावरण को ख़राब कर सकता था, पर 1-2 चम्मच राख उससे कम हानि पहुंचा सकता है पर्यावरण को। तो इस तरह की प्रक्रिया को भस्मीकरण कहते हैं। ये भस्मीकरण की प्रक्रिया और ज़्यादा अपनाई जाती है आपको नर्सिंग होम, हॉस्पिटल के जो बायोहजार्ड प्रोडक्ट निकलते हैं वो कहीं भी फेंके जाएं, क्योंकि वो ज़्यादातर उसमें बैक्टीरिया और ऑपरेशन के निकले हुए सामान होते हैं, तो भस्मीकरण के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए आजकल हॉस्पिटल के कचरे को, बायोहजार्ड को अलग से कलेक्ट किए जाते हैं, घरों के कचरे के साथ उसे कलेक्ट नहीं किए जाते हैं। तो अगर ऐसे छोटे छोटे प्रबंधन का ध्यान रखा जाए, छोटे छोटे उपायों का उपयोग में लाया जाए शहर के बेसिस पे, घरों के बेसिस पे, तो कचरे का प्रबंधन आसानी से किया जा सकता है। और अगर ऐसे कचरे का प्रबंधन किया जाए तो हम पर्यावरण को संरक्षित और स्वस्थ रह सकते हैं। और पर्यावरण स्वस्थ रहेगा तो कौन स्वस्थ रहेगा? हम स्वस्थ रहेंगे, आसपास के जीव जंतु और अजैविक घटक भी स्वस्थ रहेंगे। मिट्टी, हवा, वायु, ये तीनों स्वस्थ रहेंगे और ये तीनों स्वस्थ रहेंगे तो सारे जीव जंतु स्वस्थ रहेंगे। बच्चों, पर्यावरण के अंतर्गत एक बड़ा रोल है, आप लोगों ने सुना होगा, ओजोन परत का। ओजोन परत पृथ्वी से 15 से वायुमंडल में 15 से 50 किलोमीटर के बीच में रहता है। ये ओजोन परत होता क्या है? ये ओजोन ऑक्सीजन का ही एक अपरूप है। ऑक्सीजन जनरली जिसको हम सांस के रूप में इस्तेमाल करते हैं वो 2 परमाणु के मिलने से बने हैं, जबकि ओजोन क्या है? ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणु एक साथ जुड़ कर के बनते हैं तो ओजोन का निर्माण होता है। और ये ओजोन का परत सूर्य से आने वाली, आप लोगों ने जब लाइट कभी पढ़ा होगा तो उसमें बहुत सारी किरणें होती हैं, उसमें अल्ट्रावायलेट रेज भी एक होता है। अगर ये अल्ट्रावायलेट रेज पृथ्वी तक आए तो पृथ्वी पर भी जीवन संभव होना मुश्किल हो जाएगा, या जीवन होगा भी तो कई तरीके के बीमारियों से जीव ग्रसित रहेंगे। तो ये अल्ट्रावायलेट रे को अवशोषित करने में ओजोन परत का एक बड़ा रोल है और हमारे वातावरण, पर्यावरण को सही रखने में एक प्रमुख भूमिका है। चलिए जानते हैं कि ओजोन परत है क्या। जैसा कि मैंने आपको बताया, ओजोन परत पृथ्वी के चारों ओर एक रक्षात्मक आवरण है जो कि सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी प्रकाश को अवशोषित कर लेती है। इससे फायदा क्या होता है, दूसरे पॉइंट को जब हम देखेंगे तो समझेंगे। इस प्रकार से यह जीवों को स्वास्थ्य संबंधी हानियों जैसे त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, पौधों का नाश आदि से रक्षा करती है। ये कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है ओजोन परत? यह मुख्य रूप से ओजोन परत वायुमंडल में 15 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर ऊंचाई वाले क्षेत्र के बीच में पाया जाता है, जिसे कि समताप मंडल भी कहते हैं। अब बच्चों देखते हैं कि ओजोन परत का निर्माण कैसे प्रकृति में होता है। ओजोन परत का निर्माण बच्चों आप देख पा रहे हैं कि निम्न प्रकाश रासायनिक क्रिया का परिणाम है, यानी ऑक्सीजन पहले पराबैंगनी विकिरण के द्वारा ऑक्सीजन के सिंपल अणु में टूटता है और ये O2 फिर सिंपल ऑक्सीजन जो है, एक अणु जो है ऑक्सीजन का, वो जुड़ करके O3 का निर्माण करता है। इस तरीके से पर्यावरण में ओजोन लेयर का बनता रहता है, यानी O2 जो है ऑक्सीजन से जुड़कर O3 में बनता है। ये ओजोन परत महत्वपूर्ण है, यह हम लोगों ने तो देखा ही।
बच्चों आजकल हम लोग सुन रहे हैं कि ओजोन परत में छेद हो रहा है, ओजोन परत का ह्रास हो रहा है। छेद होने का मतलब है यहाँ कि ओजोन की परत पतली हो गई है। छिद्र तो अभी नहीं, पतली हो गई है, इसे ही हम लोग कहते हैं कि ओजोन परत में छिद्र हो गया है। तो ओजोन परत में ह्रास के क्या क्या कारण हैं उसे भी हम लोग जानते हैं। चलिए देखते हैं कि ओजोन परत के ह्रास के क्या क्या कारण हैं। बच्चों 1980 के बाद ओजोन परत में तीव्रता से गिरावट आने लगी है। 1985 में अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन के परत में कमी देखी गई, जिसे ओजोन छिद्र के नाम से जाना जाता है। 1985 में बहुत बार ये क्वेश्चन आते हैं, ईयर भी पूछा जाता है और कहाँ सबसे पहले देखा गया, तो ईयर भी 1985 महत्वपूर्ण है और अंटार्कटिका के ऊपर देखा गया तो अंटार्कटिका नाम भी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले अंटार्कटिका में ओजोन छिद्र दे पाया गया, यानी ओजोन की पतली परत वहाँ देखी गई। अब ओजोन परत में ह्रास का कारण क्या क्या है, तो ओजोन की मात्रा में ह्रास का मुख्य कारक फ्लोरोकार्बन एवं क्लोरोफ्लोरोकार्बन को माना गया है, जिसका उपयोग रेफ्रिजरेटर एवं अग्निशमन के लिए किया जाता है। बच्चों ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन बहुत सारे डिओड्रेंट, परफ्यूम जिसको कि हम स्प्रे करके लगाते हैं उसमें भी पाया जाता है, और जब हम इसे स्प्रे करते हैं तो ये ओजोन परत को कम करने में इसका बड़ा रोल होता है। इसे हम लोग जिसको कि स्प्रे करते हैं उसको एरोसोल कहा जाता है। चलिए कुछ और बिंदुओं को देखते हैं। तो कैसे ओजोन की मात्रा को कम करने को रोका जाए, तो विश्व इसके लिए समझौता किया है। तो अगले पॉइंट को देखते हैं। 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का लॉन्ग फॉर्म या फुल फॉर्म लिखने के लिए आता भी है कि यूएनईपी क्या है, तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोजेक्ट में सर्वानुमति बनी कि सीएफसी के उत्पादन को 1986 के स्तर पर ही सीमित रखा जाए। यानी 87 में बना कि 1986 का जो स्तर है सीएफसी के उत्पादन का और उसके खपत का, उतने ही पे रखा जाए, उसे और ज़्यादा नहीं बढ़ाया जाए। इसीलिए अब जो है हमारे फ्रीज, एयर कंडीशनर आ रहे हैं, वो सीएफसी फ्री भी आ रहे हैं ताकि पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके। ये तो बच्चों हो गया कचरा प्रबंधन, ओजोन परत की बात। यहाँ अब हम लोग पर्यावरण से जुड़े छोटी छोटी बातों को हम लोग पर्यावरण को समझा, पर्यावरण को कैसे हम लोग प्रदूषित कर रहे हैं इस बात को समझा, कैसे इसे रोक सकते हैं प्रबंधन के द्वारा ये भी समझा, ओजोन परत के ह्रास को कैसे रोक सकते हैं ये समझा। मैं समझती हूँ कि यहाँ आप लोग पर्यावरण के चैप्टर को पूरी तरह से समझ गए होंगे। तो बच्चों चलते हैं, अब कुछ प्रश्नों को देखते हैं, क्या हम इन प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम हैं। तो चलिए कुछ प्रश्नों की ओर देखते हैं और उसके उत्तर ढूंढते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, पोषी स्तर क्या है? एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए एवं इसके विभिन्न पोषी स्तर को बताइए। बच्चों पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था पोषी स्तर क्या है। तो पोषी स्तर क्या है? आहार श्रृंखला में कई स्तर होते हैं। उत्पादक का स्तर होता है, प्रथम उपभोक्ता का स्तर होता है, द्वितीय उपभोक्ता का स्तर होता है, तृतीय उपभोक्ता का स्तर है। तो हर एक स्तर एक पोषी स्तर है। तो आप किसी भी आहार श्रृंखला का एग्जाम्पल, जैसे घास के ही आहार श्रृंखला का एग्जाम्पल लीजिए कि घास को कौन खाता है? घास हो गया उत्पादक, ये पहला पोषी स्तर हो गया, प्रथम पोषी स्तर। घास को कौन खाता है? हिरन, ये द्वितीय पोषी स्तर हो गया। और हिरन को कौन खाता है? शेर, तो शेर हो गया तृतीय पोषी स्तर। तो इस तरीके से बच्चों पोषी स्तर में मैंने इसका एग्जाम्पल दिया है। तो पोषी स्तर को परिभाषित करके और उस आहार श्रृंखला को दर्शाते हुए एरो के द्वारा, और नीचे सबको उत्पादक के नीचे आप लिखेंगे प्रथम पोषी स्तर, हिरन के नीचे लिखिएगा द्वितीय पोषी स्तर और शेर के नीचे लिखिएगा तृतीय पोषी स्तर।
इस तरीके से इसका आंसर आपको पूरा होता है। अब आते हैं बच्चों, चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। पारितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है? अपमार्जक मतलब क्या हुआ? अपमार्जक मतलब डिकम्पोजर, अपघटनकर्ता। तो अपघटनकर्ता को बच्चों हम लोग इन्वायरमेंट क्लीनर भी कहते हैं, सफाई एजेंट भी कहते हैं। अपमार्जकों का काम जैव निम्नीकरणीय पदार्थ को तोड़ करके उसके छोटे रूप में परिवर्तित करना होता है। तो जितने भी उत्पादक उपभोक्ता हैं उसको परिवर्तित करके फिर से मिट्टी में, वातावरण में उसे वो मिक्स कर देते हैं, वातावरण में मिला देते हैं। तो एक बड़ा रोल प्ले करते हैं ये अपमार्जक। अगर ये अपमार्जक ना रहे तो क्या हो? तो ये अपमार्जक अगर नहीं रहेंगे तो पूरा पर्यावरण, पूरी पृथ्वी एक कबाड़ के ढेर में बदल जाएगी, अगर ये अपमार्जक सूक्ष्मजीवी ना रहें तो यही आंसर होगा इसका। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या होगा यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें? क्या होगा यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को मार दें? तो क्या होगा? अगर सभी जीवों को मार दिया जाए तो पूरी खाद्य श्रृंखला नष्ट हो जाएगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इससे खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है। क्योंकि कोई भी खाद्य श्रृंखला जो है, कोई भी पोषी स्तर जो है, एक पोषी स्तर से जो दूसरे पोषी स्तर में जाता है, उत्पादक को इस्तेमाल करता है उपभोक्ता शाकाहारी, तो ऊर्जा का प्रवाह होता है। और अगर हम किसी भी खाद्य श्रृंखला में पोषी स्तर को ही नष्ट कर दें, किसी एक को भी हटा लें, घास को ही हटा लें, तो शाकाहारी जीव क्या खाएंगे? तो ऊर्जा का प्रवाह ही रुक जाएगा। तो इस तरीके से वो पूरी आहार श्रृंखला नष्ट हो जाएगी, बचेगी ही नहीं अगर उस पोषी स्तर को हम खत्म कर दें तो। अगला क्वेश्चन है कि जैविक आवर्धन क्या है? क्या पारितंत्र के विभिन्न स्तरों पर जैविक आवर्धन का प्रभाव भी भिन्न भिन्न होगा? बच्चों, जैविक आवर्धन को आप लोगों ने पढ़ा भी है। तो जैविक आवर्धन क्या है कि किसी भी रसायन का हर पोषी स्तर पे उसका स्तर बढ़ता जाता है, उसका वो मैग्नीफाई होता जाता है और सबसे उच्चतम पोषी स्तर पर सबसे ज़्यादा होता है। इसे ही बायो मैग्निफिकेशन, जैविक आवर्धन कहते हैं। अब इससे जुड़ा सवाल था कि क्या भिन्न भिन्न स्तर पर जैविक आवर्धन अलग अलग होंगे? तो हाँ, भिन्न भिन्न स्तर पर जैविक आवर्धन अलग अलग होंगे। जैसे उत्पादक के स्तर पर, उत्पादक मिट्टी से में जो रसायन मौजूद हैं, जो हानि करते हैं रसायन, वो अवशोषित करेंगे तो पौधों के लेवल पे वो कम होगा। लेकिन द्वितीय पोषी स्तर पर जो उन पौधों को खाएंगे तो यहाँ उसका आवर्धन पौधों से ज़्यादा होगा। तृतीय स्तर पर जो उन शाकाहारी जीवों को खाएंगे तो उनमें और ज़्यादा होगा। तो जैसे जैसे पोषी स्तर बढ़ता जाएगा, जैविक आवर्धन बढ़ता जाएगा। इसका आंसर होगा कि भिन्न भिन्न स्तर पर भिन्न भिन्न होगा, सबसे उच्चतम पर सबसे ज़्यादा होगा। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम बच्चों। हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरणीय कचरे से कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं? तो अजैव निम्नीकरणीय कचरे से कौन कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती हैं? जल प्रदूषण हो सकता है, वायु प्रदूषण हो सकता है, मृदा प्रदूषण हो सकता है। तो ऐसे कोई भी प्रदूषण नहीं है जो ये अजैव निम्नीकरणीय नहीं फैला सकते, और जिसके कारण क्या होगा? इसका प्रभाव होगा जलीय जंतु नष्ट होंगे, वायु प्रदूषित होगी, सांस की तकलीफ होगी, और ऐसे मानव जीवन को ही खतरा नहीं होगा, सारे जीवों को, जैविक और अजैविक घटक कह सकते हैं, दोनों को खतरा हो सकता है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ओजोन परत क्या है तथा किसी पारितंत्र में को किस प्रकार प्रभावित करती है? तो ओजोन परत अभी बताया था मैंने बच्चों कि ओजोन परत क्या है। ओजोन परत पृथ्वी के चारों ओर एक रक्षात्मक आवरण है जो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं के मिलने से
बना है। और इसका दूसरा पार्ट को हम देखते हैं क्या है, किसी पारितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है। ओजोन परत को तो आपने समझ लिया, अब किसी पारितंत्र को कैसे प्रभावित करती है। ये ओजोन की परत पृथ्वी पर एक सतह बनाती है जिसके कारण अल्ट्रावायलेट रेज को ये पृथ्वी पर आने से रोक देती है, जिसके कारण पृथ्वी पर लाइफ है और ऐसी कई बीमारियों से, त्वचा रोग से हम बच रहे हैं, मोतियाबिंद होने से बच रहा है, पौधे जलने से बच रहे हैं। तो पृथ्वी पर कह सकते हैं आप सिंपल भाषा में कि पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर लाइफ है, उसमें ये मददगार है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप कचरा निपटान की समस्या कम करने में क्या योगदान कर सकते हैं। बच्चों, अब ये सवाल आपसे है कि कचरा क्या है, कचरा प्रबंधन कैसे किया जा सकता है। तो पूछ रहा है आपसे कि आपका योगदान क्या हो सकता है और किन्हीं 2 तरीकों का वर्णन कीजिए। तो आपका जवाब क्या होगा कि हम कचरा निपटान करने में एक तो सबसे पहला है कि कम से कम कचरे का हम उत्पादन ही करें। कम कचरा निकालना घर से, ये कचरे का एक तरीके से प्रबंधन है। इसके बाद बाज़ार जब हम जाएं तो थैले का प्रयोग करें, पॉलीथीन का कम से कम इस्तेमाल भी प्रबंधन ही है। कम से कम इस्तेमाल कर सकते हैं। मटेरियल को हम रिसाइकिल कर सकते हैं। नित्य कपड़े जो हम लोग कई पढ़ते, अलमीरा कपड़े जो हमारे भरे रहते हैं, अगर कुछ कपड़ों की हम खरीदारी कम करें तो इस तरीके से भी हम अपना योगदान दे सकते हैं। और अपने पुराने कपड़ों का कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसका भी उपयोग करके कचरे प्रबंधन को सही कर सकते हैं और अपना एक महत्वपूर्ण योगदान पर्यावरण को संरक्षित करने में दे सकते हैं। तो ऐसे कई छोटे बड़े उपाय हैं, 2 उपाय तो मैंने बताए, ऐसे अन्य उपायों को भी आप सोचिए ताकि अगर 5 पॉइंट का ये 5 मार्क्स का है तब भी ऐसे कई उपायों को आप बताने में सक्षम हो। तो बच्चों, मैंने यहाँ कुछ प्रश्नों के हल आप लोगों को बताए। ऐसे कई और छोटे बड़े प्रश्न हो सकते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न जिसे कि MCQ कहते हैं। MCQ आप स्वयं से भी बहुत सारी किताबों में दिए होते हैं, आप सॉल्व करें। और मैंने इन प्रश्नों को यहाँ इसलिए बताया क्योंकि ये रिटन अभ्यास करने की चीज़ है। ये प्रश्न तभी अच्छे से आप लिख पाएंगे कि जब आप इसका लिखित अभ्यास करेंगे। तो बहुविकल्पीय प्रश्न, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, ऐसे कई प्रश्नों के अभ्यास आप स्वयं भी करिए और ओरल और रिटन दोनों प्रैक्टिस कीजिए। बहुविकल्पीय का ओरल प्रैक्टिस कीजिए, लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय का रिटन प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप पूरी तरह सक्षम हो इस चैप्टर को समझने में। तो फिर ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। अगली कक्षा में अगले पाठ के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।